और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया है। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल भी हो गए। पकड़े गए बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों गाजियाबाद और बागपत में कई मामलों में वांटेड थे। जारचा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर मैं आपको ग्रेटर नोएडा के जारचा से बता रहे हैं, जहां पर इनपुट के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों ही बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद और बागपत में ये दोनों वांटेड थे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है कि इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। संवाददाता प्रीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कल रात की घटना है। 2-2:30 बजे के लगभग पुलिस ने अपना एक मिशन चलाया था। तो NH-24 यमुना एक्सप्रेस पे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसमें 2 बदमाश पकड़े गए थे, जिसमें से एक को गोली लगी थी। ये जो बदमाश है, इनसे बहुत कई तरीके के वो दर्द थे पहले से ही। तो इस पे अभी फिलहाल इन्होंने कार्रवाई की है और उसके बाद अभी वो पुलिस की हिरासत में है दोनों बदमाश। शुक्रिया प्रीति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। अवैध तमंचा और कारतूस उसके पास से बरामद की गई है। आरोपी मोहम्मद फैज गिरफ्तार किया गया है। उस पर कई मामले दर्ज हैं। बड़ी खबर उन्नाव से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद की गई है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। उसका नाम फिलहाल मोहम्मद फैज बताया जा रहा है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। और अब खबर देवरिया से, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर खाने हंगामा मचा हुआ है। पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस के प्रत्याशी मुकुंद मणि त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला ने मुकुंद मणि त्रिपाठी को रेप का आरोपी बताते हुए टिकट वापस लेने की मांग की है। इस पर पार्टी कार्यालय में हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते मुकुंद मणि त्रिपाठी के समर्थक आरोप लगाने वाली महिला के साथ मारपीट करने लगे। राष्ट्रीय सचिव के सामने ये मारपीट होती रही। महिला ने हाथरस कांड की चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश की। उसने पूछा कि हम हाथरस पर महिला सम्मान की बात करते हैं, तो फिर रेप के आरोपी मुकुंद मणि त्रिपाठी को टिकट क्यों दिया गया? और महिला किसी सवाल पर कैसे मुकुंद मणि त्रिपाठी के समर्थक उग्र हो गए और महिला को घेर कर उसकी पिटाई करने लगे, वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि पार्टी कार्यालय के भीतर जब ये सब कुछ चल रहा था तो राष्ट्रीय सचिव भी वहां पर मौजूद थे। उनके सामने ही एक महिला को बुरी तरह से मारा पीटा गया। मैं कार्यालय गई और सचिन नायक जी के सामने अपनी बात रखने लगी कि आप लोग जो है एक रेपिस्ट मुकुंद भास्कर को टिकट दे करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप इसको वापस कराइए और किसी साफ सुथरे छवि वाले को आप जो है कि टिकट दीजिए। जिला न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में अगर मुझे दोषी पाया गया हो या मेरे खिलाफ कोई सजा हो तो कोई बात करे तो अच्छा लगेगा। आरोप पूरी तरह निराधार है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए कि कांग्रेस का राजनीतिक दोहरापन कैसा है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हैं, तब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को महिला सम्मान की बात याद नहीं आती है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसका जवाब देंगी क्या? सवाल ये भी है। और हाथरस कांड पर महिला सम्मान की बात तो होती है, तो फिर कांग्रेस कार्यालय में महिला के साथ मारपीट पर ये चुप्पी क्यों साध ली गई है? कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक चरित्र का यह दोहरापन है। 2 तरह की तस्वीरें इस बात की बानगी को बयां कर रही हैं। एक तरफ हाथरस में देखिए, जब प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाती हैं, गले लगाती हैं, सांत्वना देती हैं, इंसाफ का भरोसा दिलाती हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से सवाल पूछती हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। लेकिन पहली तस्वीर पर
आंखें मूंद लेती हैं, नज़रअंदाज करती हैं। कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को ये पुरुष कार्यकर्ता इतनी बेरहमी से पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है और ये चुप्पी क्यों है? और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर कर लिया है और सीबीआई आज इस मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम हाथरस जाएगी और स्थानीय पुलिस एसआईटी से इस पूरे मामले से जुड़े अब तक हुई तफ्तीश के बारे में जानकारी भी हासिल करेगी। हाथरस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर कर लिया है। अब इस मामले में जल्द ही सीबीआई जांच शुरू होगी। अभी तक हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही थी। हाल ही में इस जांच को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने 10 दिनों का और वक्त दे दिया था ताकि सच सामने आ सके। माना जा रहा था कि इस मामले में लगातार बढ़ते पेच की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया, लेकिन अब ये मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है। जब सीएम योगी के सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, तब गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा था कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, बल्कि केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम से मुलाकात कर सकता है पीड़ित परिवार। आज सीएम योगी से मिल सकते हैं पीड़ित के परिजन। हाथरस कांड के पीड़ित आज लखनऊ जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज पीड़ित परिवार से सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी से बातचीत हो चुकी है पीड़ित परिवार की, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि शायद आज सीएम से आमने सामने की मुलाकात हो सकती है पीड़ित परिजनों की। हालांकि परिवार के कौन कौन से लोग जाएंगे लखनऊ, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर? देखिए, हाथरस में पीड़ित परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। शाम तक ये मुलाकात संभव है, चूँकि हाथरस से लखनऊ आने में भी लगभग 4-5 घंटे का वक्त लगता है, लिहाजा 4 से 5 बजे के बीच जो है ये मुलाकात संभव है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात है। इस मुलाकात में हाथरस से पीड़ित परिवार के संबंधित जो उनकी माता पिता हैं वो और एक आध लोग और शामिल हो सकते हैं। चूँकि पीड़ित परिवार लगातार इस मसले में अपनी बात कहता रहा है, सरकार उनकी बातों को सुनती रही है और कई बार ऐसा हुआ कि वो उन लोगों ने जो जांच चल रही है, चाहे वो एसआईटी की जांच हो या फिर जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस पर फैसले लिए, उससे कई मसलों में असंतुष्ट दिखे, जिसकी बयानबाजियां भी मीडिया में बहुत आईं। इन तमाम बिंदुओं पर जब वो आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो अपनी बात करेंगे। हालांकि हाथरस मसले में जिस तरीके से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली चल रही है उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सीबीआई ने भी मामले को टेक ओवर कर लिया है और वो भी अपनी जांच पड़ताल को शुरू कर देगी। आज रविवार हो गया है, बुधवार तक एसआईटी भी अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के पटल पर रख देगी। तो मुमकिन उम्मीद है कि एसआईटी की जांच में किस तरीके से उन लोगों से पूछताछ हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, पीड़ित परिवार का जो मर्म है, जो उनका दुख है, जो दर्द है, उसको मुख्यमंत्री सुनेंगे, उसको साझा करेंगे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे। बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रामपुर में धान खरीदी केंद्रों की हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी अनंजय सिंह ने किसान के भेष में छापामार कार्रवाई की। डीएम को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने किसान का भेष बनाकर बिलासपुर में धान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वो एक निजी वाहन से केंद्र पर पहुंचे और केंद्र के कर्मचारियों से धान बेचने की बात की। साथ ही आम किसान की तरह मंडी में चक्कर लगाते रहे और किसानों से बातचीत करते रहे। बाद में उन्होंने केंद्र के कर्मचारियों को फटकार लगाई और 2 केंद्रों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए। जैसे लोगों को पता चला कि डीएम ने छापा मारा तो मंडी में हड़कंप मच गया। मैंने खुद कई सारी जगहों पर घूमकर लोगों से बातचीत करके, किसानों से और जो लोग खरीद करने वाले थे उनसे भी बातचीत करके इस चीज़ को देखा। आज अपने सारे अधिकारियों को बुलाया है और उसी समय एक्शन के लिए बोला हुआ है। अगर कोई किसान से कम दाम में खरीद करेगा बेवजह और उसको बहला फुसला के या ज़बरदस्ती खरीद करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और अब खबर बांदा से, जहां पर एक सूने घर में शव बरामद किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। फांसी के फंदे पर लटका मिला है शव। करैयापुरवा गांव का मामला है। 22 साल के युवक का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां पर एक बंद पड़े घर से शव बरामद किया गया है। संदिग्ध हालात में शव बरामद किया गया है। शुरुआती जानकारी मिल रही है कि शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। करैयापुरवा गांव का मामला है
और जो शव बरामद किया गया है वो 22 साल के एक युवक का शव बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जितना चिंतित हैं, उतना ही उनके मंत्री भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रात में मथुरा शहर का भ्रमण किया और पुलिस की मुस्तैदी को बारीकी से परखा। मंत्री जी ने थाना सदर बाजार का निरीक्षण किया, जहां पर श्रीकांत शर्मा ने पुलिसकर्मियों से अपराध के आंकड़ों के बारे में जानकारी ली और शातिर अपराधियों और माफिया पर शिकंजा कसने के निर्देश भी दिए। हम चाहते हैं कि जो बहन बेटियों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो, मथुरा में जो आम जन है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उसमें हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जहाँ से भी कोई सूचना प्राप्त होती है तुरंत अविलंब कार्रवाई करने का प्रयास है और थोड़ा और टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग करें। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरे शहर में हम लोग CCTV लगाएंगे। आने वाले समय में मुख्य मार्गों पर हम CCTV लगाएंगे और जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ भी CCTV लगाने का हमारा प्रयास है। फतेहपुर में छात्रा की हत्या के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा के सांसद विश्वंभर निषाद के अगुवाई में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निषाद ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और पुलिस ने सिर्फ हत्या का केस दर्ज किया है और अभी तक महज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गैंगरेप हुआ है, दोषी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केवल एक मुलजिम को कॉल डिटेल के आधार पर एक मुलजिम को पकड़ा गया। अभी शेष मुलजिम को पकड़ा नहीं गया। अभी तक इनको पोस्टमार्टम में PM की रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। तो मांग है, पीड़ित परिवार की मांग ये है कि हमको इंसाफ मिले, हमको न्यायिक जाँच हो इसकी और इसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो। और अब खबर बिजनौर से, जहां पर बेकाबू कार नहर में गिर गई है। कार सवार 3 लोग नहर में डूब गए हैं। उत्तराखंड के तीनों लोग रहने वाले बताए जा रहे हैं। तहसीलदार समेत 3 लोग नदी में डूब गए हैं। तीनों की मौत हो गई है। बिजनौर DM और SP मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। सरवनपुर नहर में ये कार बेकाबू होकर गिर गई और दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर में आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहाँ पर बेकाबू कार नहर में गिर गई। कार सवार 3 लोग नहर में डूब गए। बताया जा रहा है कि तीनों ही लोग उत्तराखंड के रहने वाले थे, जिसमें से तहसीलदार समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। मौके पर DM और SP पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और तीनों ही शवों को नहर से बाहर निकाल लिया गया। गंगा नहर एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के तहसीलदार राणा और उनका अर्डरली और ड्राइवर जो इस नदी के जो नहर थे रेलिंग तोड़ करके रात में गिर गई। ट्रेस किया गया, बाद में पता चला कि इसी जगह पर रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गिरी है। संवाददाता शकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बिजनौर से। शकील, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिजनौर से बड़ा हादसा नजीबाबाद क्षेत्र में हुआ है, सकनपुर नहर में, जहां से नैनीताल से ऑफिसर लौट रहे थे बोलेरो कार से और अनियंत्रित होकर ये बोलेरो कार नहर की रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। SP और DM मौके पर मौजूद और गोताखोरों की तलाश से तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रुड़की की तहसीलदार है सरेना राणा और उनके अर्दली और ड्राइवर, सभी के शव रेस्क्यू करके नहर से निकाल लिए गए हैं ग्रामीणों की और पुलिस की और गोताखोरों की मदद से। और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये सारे लोग नैनीताल से वापस ट्रेनिंग से लौट रहे हैं। शुक्रिया शकील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।